नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लास्ट टर्म पे अपन क्या देख रहे थे। लास्ट टर्म पे अपन ने डिस्कस कर रहे थे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करने का तरीका देख रहे थे। हाउ टू फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपन अपने को कुछ एटम गिवन होंगे, फिर उन एटम के बारे में उनका कुछ मास परसेंटेज या नंबर ऑफ एटम कुछ गिवन होगा। अब ये जो मास परसेंटेज गिवन होगा या नंबर ऑफ एटम गिवन होगा, इससे अपन क्या करेंगे, उनके मोल फाइंड आउट कर लेंगे। फिर मोल फाइंड आउट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है मोल रेशो फाइंड आउट करना। मोल रेशो। अच्छा, मोल रेशो फाइंड आउट कैसे करेंगे। मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे। मोल मोल ऑफ एटम डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल। मतलब यहाँ जितने भी एटम होंगे उनके कुछ मोल्स आ जाएंगे। अब उन मोल में अपने को डिवाइड करना है, जिसका भी मोल सबसे कम होगा उसका सब में डिवाइड करना है। इसके थ्रू अपने पास क्या आ जाएगा, मोल रेशो आ जाएगा। भाई C2H6 से अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 कैसे गेन करते हैं। C2H6 से CH3 कैसे गेन करते हैं, 2 का डिवाइड करके ही तो करते हैं। यहाँ 2 का डिवाइड करूँगा, यहाँ 2 का डिवाइड करूँगा, तभी तो CH3 आएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन के मोल कम थे, कार्बन एटम के मोल कम थे, तो उसका अपन ने दोनों में डिवाइड कर लिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, मोल रेशो आ गया। और मोल रेशो कैलकुलेट करने के बाद में क्या आ जाएगा नेक्स्ट, फिर यहाँ आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। और यहाँ जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा फिर उससे अपन उसका एम्पेरिकल वेट फाइंड आउट कर लेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला आने के बाद उसका एम्पेरिकल वेट फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह से करते हैं तो देखते हैं। चलो, अब ये तो मेरे पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का तरीका अपन ने देखा। अब इसके बाद में मुझे मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन होगा। मॉलिक्यूलर वेट ये क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन। अगर मैं इस मॉलिक्यूलर वेट में ये जो अपन ने एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया है उससे जो एम्पेरिकल वेट आएगा, अगर उसका डिवाइड करूं, मॉलिक्यूलर वेट में एम्पेरिकल वेट का डिवाइड करूं, तो मेरे पास एक नंबर आएगा n। ठीक है, ये वही नंबर होता है जिससे अपन सिंपलेस्ट रेशो बनाने के लिए एटम्स के मोल को डिवाइड करते हैं। और अब ये जो n आया, अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से इस n को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला से उस n को मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो भी अपन ने डिस्कस किया ना, ये ऐसे कम समझ आएगा, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं तब ज़्यादा क्लियर होएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोकार्बन carbon atom is 80% by mass and
हाइड्रोजन एटम इज 20% by mass. Find out empirical formula. Find out empirical formula. अब मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखो अपने पास, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अपने पास यहां एटम गिवन है, एक कार्बन गिवन है, एक हाइड्रोजन गिवन है। अब इन एटम का मास परसेंट गिवन है। कार्बन का मास परसेंट कितना है अपने पास? 80%। और हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना है? 20%। मास परसेंट के बाद अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे? यहां से मोल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मुझे मास गिवन है तो मोल क्या आ जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 80 में अपन 12 का डिवाइड कर लें, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, और 20 में 1 का डिवाइड कर लें, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। अब इन दोनों में चेक करते हैं किसका मोल सबसे कम है। तो ये वाला जो मोल है ये लीस्ट मोल है। अब जिसका भी मोल लीस्ट होता है उसका सब में डिवाइड करते हैं, उसका सब में डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या आ जाता है अपने पास? मोल रेशो आ जाता है। तो 80/12, इसमें 80/12 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब अगर कार्बन हाइड्रोजन के लिए देखें, हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ हाइड्रोजन का है 20/1, अपॉन करो 80/12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 4 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 3 टाइम्स, और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे पास मोल रेशियो आ गया, कार्बन का मोल रेशियो 1 और हाइड्रोजन का मोल रेशियो 3। अब मोल रेशियो आ गया तो अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कार्बन कितना आया? 1, हाइड्रोजन कितना आया? 3। तो CH3 क्या आ जाएगा इसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एम्पेरिकल वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पेरिकल वेट, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इसका एम्पेरिकल वेट कितना आ गया? 15 आ गया, 15। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल। अब समझ में आ गया होगा आपके करना क्या है। इधर नंबर ऑफ एटम गिवन है, इधर उनका मास परसेंट गिवन है। मास से अपन ने मोल फाइंड आउट कर लिया, मास से अपन ने मोल फाइंड आउट कर लिया। फिर मोल जिसका लीस्ट है उसका दोनों के मोल में डिवाइड करके मोल रेशो फाइंड आउट कर लिया, और मोल रेशो से एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन हो रहे हैं, इफ इन द अबाउ क्वेश्चन molecular weight is 30, find out molecular formula, find out molecular formula। अब आप देखो एम्पेरिकल वेट आ गया अपने पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो नंबर कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर वेट में एम्पेरिकल वेट का डिवाइड करने से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वो नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट।
मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है 30, एम्पेरिकल वेट कितना, एम्पेरिकल वेट कितना आया अपने पास 15 आया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, एम्पेरिकल वेट आ गया, तो इस रेशो से अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास नंबर आ गया, और इस नंबर को क्या करूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 है, इससे अगर इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा C2H6, और C2H6 क्या है अपने पास, फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। In a 2.2 gram mixture, sulfur is 0.96 gram and phosphorus is 1.24 gram. Find out empirical formula. फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बस देखो सिमिलर तरीका है, सल्फर गिवन है, फॉस्फोरस गिवन है, ये तो मेरे पास एटम आ गया, ये तो मेरे पास एटम आ गया। अब इस एटम का मुझे मास गिवन है, इसका मास कितना है 0.96 और इसका मास कितना है 1.24। अब इस गिवन मास से अपन मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.96 सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो यह आएगा 0.03। 1.24 फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, तो यह आ जाएगा 0.04। सिंपल है। अब मेरे पास मोल आ गया, तो मोल से क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मोल रेशो। मोल रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबके मोल में लीस्ट मोल का डिवाइड कर लेते हैं। तो 0.03 में 0.03 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1। 0.04 में 0.03 का डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 4/3। भाई 0.03 और 0.04 में यही वाले मोल तो लीस्ट हैं। तो जब मोल रेशो फाइंड आउट करते हैं तो जिसका मोल लीस्ट है उसी का तो दोनों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मोल रेशो आ गया। अब मोल रेशो आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। सल्फर 1 आ जाएगा, फॉस्फोरस 4/3 आ जाएगा। हम इसे एलसीएम लेके सोल्व कर लो। सल्फर कितना आ गया 3, फॉस्फोरस कितना आ गया 4, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम तो दोनों के नीचे कॉमन होगा तो वो तो कट जाएगा, तो S3P4 या P4S3 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंपाउंड mass percent of carbon is 6 times
mass percent of hydrogen. Mass percent of carbon is 6 times mass percent of hydrogen, and sum of mass percent of carbon and mass percent of hydrogen is 1.5 times mass percent of nitrogen, is 1.5 times मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, अब मेरे पास कार्बन का भी मास परसेंट है, हाइड्रोजन का भी मास परसेंट है. ठीक है, ये इनमें रिलेशन है. मतलब अब बोला है फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला. फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज x. अब हाइड्रोजन का मास परसेंट x है, देन मास परसेंट ऑफ कार्बन, ये कितना आ जाएगा 6x. कार्बन का मास परसेंट हाइड्रोजन का 6 टाइम्स है. हाइड्रोजन का 6 टाइम्स है. और अगला रिलेशन क्या है? मास परसेंट ऑफ कार्बन प्लस मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन के मास परसेंट का जो सम है ये 1.5 टाइम्स है मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन. अब हाइड्रोजन का अपन ने x एज्यूम कर रखा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कार्बन का आ गया 6x. 1.5 टाइम्स मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन. तो यहां से परसेंटेज नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 1.5. ये जो मल्टीप्लाई था ये दूसरे साइड चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. ये मेरे पास तीनों का मास परसेंट आ गया. क्लियर है? चलो, अब मेरे पास इधर एटम आ गया. इधर इसका मास परसेंट आ गया. तो एटम कौन कौन है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है. हाइड्रोजन का मास परसेंट अपन ने x माना, कार्बन 6x आया. ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा 7x अपॉन 1.5. अगला स्टेप क्या होता है? मास परसेंट का अगला स्टेप होता है मोल फाइंड आउट करना. तो मेरे पास हाइड्रोजन का मास पता है, तो इसका मोल आ जाएगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट. कार्बन का मोल आ जाएगा इसका वेट अपॉन एटॉमिक वेट. तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में x अपॉन 2. और नाइट्रोजन का आ जाएगा 7x अपॉन 1.5. और नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट का डिवाइड कर ले, तो 7 से 14 को डिवाइड करूंगा 2 आएगा. 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा. तो यह आ गया मेरे पास में x अपॉन 3. ये x अपॉन 3 आ गया.
अब सबका मोल आ गया मेरे पास। अगर मोल आ गया तो मोल से अगला स्टेप होता है मोल रेशो फाइंड आउट करने का। मोल से मोल रेशो, सबसे लीस्ट मोल किसके आए हैं? नाइट्रोजन के। तो अगर x/1 में x/3 का डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 3। अगर x/2 में x/3 का डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 3/2। और x/3 में x/3 का डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 1। सबके मोल में लीस्ट मोल का डिवाइड करते हैं। तो अब इसके थ्रू मेरे पास क्या आ जाएगा? मोल रेशो आ जाएगा। और मोल रेशो आ गया तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना आया? 3। कार्बन कितना आया? 3/2। और नाइट्रोजन कितना आया? 1। अब इसका एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम आ जाएगा। तो H6 आ जाएगा, कार्बन 3 आ जाएगा और नाइट्रोजन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का कुछ अज्यूम कर लिया x, तो उसके थ्रू मेरे पास रिलेशन गिवन थे, तो बाकियों का भी मास परसेंट आ गया मेरे पास x की टर्म्स में। फिर उससे मोल फाइंड आउट कर लिया, फिर मोल रेशो, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, तो चलो अपन एक लास्ट क्वेश्चन इसमें ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड पोटेशियम is 0.39 gram, aluminium 0.27 gram, sulfate 1.92 gram, and water 2.16 gram. If molecular weight of compound is 948, then find out empirical formula and molecular formula. फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब आप इसको देखें, इधर मेरे पास एटम गिवन है, इधर एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब उनका मास गिवन है। फिर मास से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? मोल फाइंड आउट करेंगे। मोल से क्या फाइंड आउट करेंगे? मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो इधर मेरे पास पोटेशियम था, पोटेशियम का मास कितना आ गया? वेट अपॉन एटॉमिक वेट 0.39/39, 0.01। फिर एल्यूमिनियम गिवन है 0.27/27, ये भी आ जाएगा 0.01। इधर सल्फेट गिवन है सल्फेट गिवन है 1.92 ग्राम, 1.92।
तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, सल्फेट का होता है 96 मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.02। और एक मुझे H2O का मास गिवन है 2.16 ग्राम। इसमें इसके मॉलिक्यूलर वेट 18 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 बन जाए 18, 3 बचा, 18 2 जा 6। ठीक है, और 2 से पहले बिंदी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.12। मेरे पास सबका मोल आ गया। अगला मतलब मैंने मास था, मास से मैंने मोल कैलकुलेट कर लिया, मास से मैंने मोल कैलकुलेट कर लिया। तो ये मेरे पास मोल आ गया। इधर मेरे पास मास गिवन था इसका 0.39, इसका 0.27, इसका 1.92 और इसका 2.16 ग्राम। ये इनके मास गिवन थे, मास से मैंने मोल फाइंड आउट कर लिया। अब अगला स्टेप होता है मोल से मोल रेशियो फाइंड आउट करने का। तो जिसका मोल सबसे लीस्ट है उसका सब में डिवाइड कर देंगे। तो 0.01 डिवाइड बाई 0.01, 0.01 डिवाइड बाई 0.01, 0.02 डिवाइड बाई 0.01 और 0.12 डिवाइडेड बाई 0.01। यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1। तो अब अगर मोल रेशियो आ गया तो अगला स्टेप क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेशियम 1, एल्यूमिनियम 1, सल्फेट कितना आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा 2 और वाटर कितना आ जाएगा 12। H2 आ जाएगा 12। तो इस तरह से अपन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो मैं इससे एम्पेरिकल वेट फाइंड आउट कर लूं। एम्पेरिकल वेट फाइंड आउट कर लें तो इन सब का एम्पेरिकल वेट देखो, पोटेशियम का कितना आ जाएगा 39, प्लस एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट आ जाएगा 27, प्लस सल्फेट का होता है 96, तो आ जाएगा 2 इंटू 96, प्लस वाटर का होता है 18, तो यह आ जाएगा 12 इंटू 18, 12 इंटू 18। ठीक है, तो अगर इन सब का सम करेंगे तो यह आ जाएगा 474। ये कितना आ जाएगा 474। ये मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, उससे मैंने एम्पेरिकल वेट फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे अपन, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए एक रेशो फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 948, 948। इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना है 474। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। हम मेरे पास वो नंबर आ गया। अब अगर इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट और 12H2O, और इस पूरे का क्या है होल ट्वाइस। तो ये आ जाएगा मेरे पास K2 Al2 SO4 का होल 4 और डॉट 24H2O। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा।
तो इस तरह से अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी था लेकिन सिंपल था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। चलो इसी में एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप खुद ट्राई करना। इन अ कंपाउंड number of chromium atom is 4.8 into 10 raised to power 10 and number of oxygen atom is 9.6 into 10 raised to power 10. Find empirical formula. एम्पेरिकल फॉर्मूला जल्दी से ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें। इधर मुझे एटम गिवन है, इधर मुझे नंबर ऑफ एटम गिवन है, उससे मैं मोल फाइंड आउट कर लूंगा। एटम कौन है? क्रोमियम और ऑक्सीजन। 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर 10, 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर 10। अब मोल कैसे आ जाएगा यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम बाई एवोगैड्रो नंबर से यहाँ मोल आ जाएगा। तो 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डिवाइड बाई Na और 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डिवाइड बाई Na। अब ये मेरे पास मोल आ गया। अगला स्टेप क्या होता है? मोल रेशो। अगला स्टेप होता है मोल रेशो। तो इसके मोल क्या है? ये लीस्ट है, और जिसका मोल लीस्ट होता है उसी का सब में डिवाइड करते हैं। तो खुद में खुद का डिवाइड करूंगा, 1 आ जाएगा। और 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर 10 अपॉन Na अपॉन 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर 10 अपॉन Na। तो यहाँ इसे सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। मेरे पास मोल रेशो आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। क्रोमियम 1 ऑक्सीजन 2, तो क्या आ जाएगा? CrO2। ठीक है, तो इस तरह से अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो इसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो आता है अपना, नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे सब, स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं STCO। तो सबसे पहले, जैसे लेट सपोज मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, चलो पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन coefficient of reactant and product are known as stoichiometric coefficient. In a balanced chemical reaction, coefficient of reactant and product
are known as stoichiometric coefficient and calculation based on stoichiometric coefficient is known as stoichiometry. जैसे लेट सपोज मेरे पास ये कोई रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives twice of ammonia. N2 plus H2 gives twice of ammonia. ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1. इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ जाएगा हाइड्रोजन का 3, और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा. ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट होता है उसे ही क्या बोला जाता है, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है. स्टोइकियोमेट्रिक रेशो ऑफ stoichiometric coefficient is same as ratio of their moles. यानी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशो होता है वो इनके मोल्स का रेशो होता है. ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो जैसे N2 plus 3H2 gives twice of ammonia, तो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो क्या आ जाएगा 1:3:2. तो इनका मोल का रेशो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1:3:2. इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो उनके केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो होता है वही उनके मोल्स का रेशो होता है. ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया के कितने मोल का फॉर्मेशन होगा, 2 मोल का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, अमोनिया के 2 मोल का फॉर्मेशन होगा. तो रेशो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज सेम एज रेशो ऑफ देयर मोल्स. क्लियर है इतना? बिल्कुल ठीक है. तो अब जैसे इसी बात को अगर अपन आगे कंटिन्यू करें कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करता है तो अमोनिया का 2 मोल आता है. ये बात मुझे कहाँ से पता लगी, भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से. तो अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा और इसका 6 मोल रिएक्ट करेगा, जब इसका 1 इसके 3 से रिएक्शन कर रहा था तो इसका 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा था. तो अब जब इनके डबल मोल आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का भी डबल मोल बनेगा, यानी इसका कितना मोल बनेगा 4 मोल बनेगा. कितना मोल बनेगा 4 मोल बनेगा. ठीक है ना, चलो बहुत सिंपल. इसके बाद में एक पॉइंट आता है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई अपॉन एवोगैड्रो नंबर. मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब यहाँ मोल क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा n/Na. तो यहाँ से Na क्या होता है,
ये तो कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ Na कांस्टेंट है तो मोल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। मोल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो करस्पॉन्डिंग मोल भी इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे तो करस्पॉन्डिंग मोल्स भी डिक्रीज होंगे। ठीक है, इसका मतलब रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स is same as ratio of moles। ठीक है, मतलब n प्रोपोर्शनल n है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? n1/n2। तो इधर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2। ठीक है, तो जो उनके मोल का रेशो होगा वही उनके मॉलिक्यूल्स का रेशो होगा। ठीक है ना। चलो, इसी में अपन एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं कि फॉर गैसियस स्पीसीज अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? PV = nRT। तो प्रेशर R और टेम्परेचर ये अगर कांस्टेंट हों, प्रेशर R और टेम्परेचर ये अगर कांस्टेंट हो तो एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, उस केमिकल रिएक्शन में प्रेशर और टेम्परेचर ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है, तो यहाँ से वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया नंबर, ठीक है, मोल्स के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया गैसियस मोल्स के। इसका मतलब अगेन यहाँ V1/V2 करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? N1/N2 आ जाएगा। प्रोपोर्शनल है ना, तो V1/V2 तो इधर N1/N2। इसका मतलब फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स रेशो ऑफ मोल is same as ratio of moles is same as ratio of volume। जो मोल का रेशो होगा गैसेस स्पीसीज के लिए वही उसके वॉल्यूम का रेशो होगा। आप देखो, जो मॉलिक्यूल्स का रेशो होता है उसमें सॉलिड लिक्विड गैस की कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। जो उनके मोल्स का रेशो होगा वही उनके मॉलिक्यूल्स का रेशो होगा। लेकिन मोल्स का रेशो वॉल्यूम का रेशो किसके लिए होगा? केवल गैसियस स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब इस बात को अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लेट सपोज इधर N2 गैस, इधर 3 हाइड्रोजन गैस, और इधर क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस। N2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस। तो अगर मान लो जो इनके कोफिशिएंट का रेशो होता है वो इनके मोल्स का रेशो होता है, तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करता है तो इसके 2 मोल का फॉर्मेशन होता है। इसका 1 मोल इसके 3 मोल का से रिएक्ट करेगा तो इसका कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा। ये बात मुझे कहाँ से समझ आई? बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जो मोल्स का रेशो होता है वही मॉलिक्यूल्स का रेशो होता है, तो इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और इसका 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और अगर ये गैसेस हैं तो गैसेस के लिए जो मोल का रेशो होता है वही किसका रेशो होता है? उनके वॉल्यूम का रेशो होता है। गैसेस स्पीसीज के लिए जो मोल का रेशो होता है वही उनके वॉल्यूम का रेशो होता है। इसका मतलब
इसका 1 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा? इसका भी 2 वॉल्यूम ही बनेगा। ठीक है। अब सर वॉल्यूम, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? वॉल्यूम का मतलब लीटर या ml? तो देखो वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने किसी एक का लीटर लिया तो बाकी सबका भी लीटर ही लेना होगा, और अगर एक का आपने मिलीलीटर लिया तो बाकी सबका भी मिलीलीटर ही लेना होगा। समझ आ गई बात? तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का मोल अपॉन हाइड्रोजन का मोल, नाइट्रोजन का मोल और हाइड्रोजन का मोल, ये जो इनके मोल का रेशो होगा ये क्या होगा? इनके कोफिशिएंट का रेशो। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 1। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो मोल का रेशो क्या आ जाएगा? इनके कोफिशिएंट का रेशो आ जाएगा। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का मोल अपॉन अमोनिया का मोल, तो जो इनके मोल का रेशो है वो इनके कोफिशिएंट का रेशो है। तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 3। अमोनिया का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 2। तो इनके जो मोल का रेशो है वही उनके कोफिशिएंट का रेशो है, जो कोफिशिएंट का रेशो है वही उनके मोल्स का रेशो है। ठीक है। अब अगर गैसेस, ठीक है, अब अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो देखो जो मोल का रेशो होगा वही उनके मॉलिक्यूल्स का रेशो होगा। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन and number of molecules of हाइड्रोजन, इनके मॉलिक्यूल का रेशो इनके मोल के रेशो में होगा। तो ये भी कितना होगा? 1:3 होगा। ठीक है। अब जो मोल का रेशो होता है अगर गैसियस स्पीसीज है तो वही उनके वॉल्यूम का रेशो होगा। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या होगा? इनका 1:3 होगा। तो मॉलिक्यूल्स का रेशो मोल का रेशो होता है, और गैसेस के लिए वही उनके वॉल्यूम का रेशो होता है। क्लियर है इतना? चल, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसे अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मोल। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोल्स। ठीक है। लॉ ऑफ मोल होता है इन अ केमिकल रिएक्शन रेशो ऑफ गिवन मोल्स and stoichiometric coefficient of one species is equal to ratio of mole and stoichiometric coefficient of other species। ठीक है। अदर स्पीसीज, जैसे लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है A of A प्लस B of B गिव C of C प्लस D of D। लॉ ऑफ मोल अप्लाई करने के लिए रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। तो बैलेंस्ड रिएक्शन में जो उनके मोल का रेशो, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन होगी तो लॉ ऑफ मोल क्या कहता है? मोल ऑफ ए अपॉन इसका कोफिशिएंट इक्वल होगा मोल ऑफ बी अपॉन इसका कोफिशिएंट इक्वल होगा मोल ऑफ सी अपॉन इसका कोफिशिएंट इक्वल होगा मोल ऑफ डी अपॉन इसका कोफिशिएंट। यानी हर एक स्पीसीज़ के मोल और उसके कोफिशिएंट का रेशो दूसरी स्पीसीज़ के मोल और उसके कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल होगा।
ठीक है ना। तो ये होता है लॉ ऑफ मोल। ये क्या होता है? लॉ ऑफ मोल होता है। चलो अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअल में क्लियरिटी क्वेश्चन से ही आएगी। तो जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट, तो सिंगल रिएक्टेंट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे अब अपन उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है। इधर है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है। जब इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और CO2 का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखें, जैसे मान लो मुझे इसका 10 मोल गिवन है, तो और मुझसे पूछा है कि इसका कितना मोल बनेगा और इसका कितना मोल बनेगा। तो भाई मुझे पता है, अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मुझे पता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसका 1 मोल बनता है और इसके भी 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। ये बात मुझे कहाँ से पता लगी? बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बात मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता लगी। अगर मान लो इसका 10 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो अगर इसके 1 से इनका 1 और 1 का फॉर्मेशन होता है तो इसके 10 से इसका 10 मोल बनेगा और इसका भी कितना मोल बनेगा? 10 मोल बनेगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। सी कैल्शियम ऑक्साइड का मोल भी कितना बनेगा? 10 बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल भी कितना बनेगा? ये भी 10 बनेगा। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। अब अपन इसमें, ये तो आ गया इसका फर्स्ट मेथड, ये तो आ गया इसका मेथड 1। अब अगर मैं इसका मेथड सेकंड लिखूं, मेथड सेकंड, तो अब अपन लॉ ऑफ मोल अप्लाई कर लेते हैं। लॉ ऑफ मोल, ये क्या कहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इक्वल होगा कैल्शियम ऑक्साइड का मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इक्वल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, हाँ जी। तो अब मुझे जैसे कैल्शियम, अब मैं एक बार इन दोनों पे लॉ ऑफ मोल अप्लाई कर लेता हूँ। तो मोल कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन 1। एक बार मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ कर लेता हूँ। मोल कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 1। ठीक है, इसका मोल मुझे कितना गिवन है? 10। तो यही मोल किसका आ जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड का आ जाएगा। इसका मोल मुझे कितना गिवन है? 10। तो यही मोल किसका आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने जब यूनिटरी मेथड अप्लाई करके सॉल्व किया तो भी सेम ही आंसर आया, जब लॉ ऑफ मोल अप्लाई किया तो भी सेम ही आंसर आया। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी मेथड अपन यूज़ में ले सकते हैं। तो जैसे अब मान लो एक दूसरा क्वेश्चन है, ट्वाइस ऑफ SO3 कन्वर्ट्स इनटू ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में मुझे इसका गिवन है 40 ग्राम और इसका मुझसे मास पूछा हुआ है और इसका मुझसे पूछा हुआ है वॉल्यूम एट STP, ये कितना कितना होगा। तो अपन एक काम करते हैं, मुझे एक रिएक्टेंट का मास गिवन है, ठीक है, और दोनों प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा SO3 का मोल अपॉन इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इक्वल होगा SO2 का मोल अपॉन इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इक्वल होगा ऑक्सीजन का मोल अपॉन इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार SO3 का मोल, SO3 और SO2 पे मैं लॉ ऑफ मोल अप्लाई कर लेता हूँ, और एक बार SO3 का मोल और O2 इन दोनों पे लॉ ऑफ मोल अप्लाई कर लेता हूँ। अब मुझे SO3 का क्या गिवन है, मास गिवन है, तो इसका मोल कैसे फाइंड आउट करूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाई 2। SO2 का कैसे कैलकुलेट करूँ, SO2 का क्या पूछा है मुझसे, मास पूछा है, तो इसके मोल को भी किस में कन्वर्ट कर लूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, ये बाई 2 से बाई 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। SO2 का मास मुझे कितना गिवन है, 40। अब SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 इंटू 3। ठीक है, ये SO3 के रिगार्डिंग है, तो ये तो कितना आ जाएगा 80, तो 40 अपॉन 80। अब SO2 की बात करते हैं, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 16 इंटू 2, तो 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा 64। अपन इसे सोल्व कर लेते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, और 2 से 64 कैंसिल आउट कितने टाइम हो जाएगा 32 टाइम्स, यानी WSO2 ये कितना आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा। आगे के बाद समझ में, बहुत अच्छे। अब अगेन SO3 और O2 इन दोनों पे लॉ ऑफ मोल अप्लाई कर लेते हैं, तो SO2 का मोल कैसे कैलकुलेट करूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, और मुझे ऑक्सीजन गैस का STP पर वॉल्यूम पूछा है, तो अगर मुझे किसी गैस का STP पर वॉल्यूम पूछा है तो मैं मोल को क्या अप्लाई कर सकता हूँ, यह आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4। SO3 का मुझे मास कितना गिवन है 40, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 80, और ये आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4। इससे कैंसिल आउट करूँगा, ये कितना आएगा 2 इंटू 2 4 से 22.4 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.6। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना आ जाएगा 5.6 लीटर आ जाएगा, 5.6 लीटर। इस तरह से अपन ने लॉ ऑफ मोल अप्लाई करके इनका अपन ने मास और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। सिंपल है, बड़े इजीली देख सकते हैं, ये इन पर लॉ ऑफ मोल अप्लाई किया, किसी भी स्पीसीज का मोल और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो दूसरे के मोल और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आएगा। सिंपल है, चले। हाँ जी, अब अगर आप बोलना चाहें कि सर इसे सेकंड मेथड से भी सोल्व करके बताओ, तो जैसे सेकंड मेथड है ट्वाइस ऑफ SO3 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO2, ट्वाइस ऑफ SO3 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2। इसका मोल कैसे आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट 40 गिवन था, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड किया तो इसका मोल कितना आया, इसका मोल हाफ आया। अब आप देखो कि SO3 का अगर 1 मोल, SO3 का अगर 2 मोल SO2 के 2 मोल्स का फॉर्मेशन करता है तो O2 का कितना मोल का फॉर्मेशन करेगा 1 मोल। ये बात मुझे कहाँ से पता लगी, बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन क्या SO2 का गिवन मोल 2 है क्या, नहीं, SO2 का गिवन मोल या कैलकुलेटेड मोल तो कितना है हाफ। तो इसका 2 इसके 2 से इसके 2 इसका 2 इसके 2 का फॉर्मेशन करेगा, उसके 1 का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा, और इसके कितने मोल का फॉर्मेशन करेगा, हाफ मोल का। और इसका मोल मेरे पास है कितना, हाफ मोल।
इसका हाफ मोल इसके हाफ मोल से रिएक्शन करेगा, इसका हाफ मोल इसके हाफ मोल का फॉर्मेशन करेगा, और इसके कितने मोल का करेगा, 1/4 मोल का फॉर्मेशन करेगा। आपको यूनिटरी मेथड आता है, ठीक है। तो बस जैसे टू टू टू, जब इसका 2 मोल इसके 2 मोल का फॉर्मेशन करता है, इसके 1 मोल का फॉर्मेशन करता है, तो इसके 1 मोल के लिए मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड किया। तो जिसका भी डिवाइड करो सबसे सब में डिवाइड करना। तो जब सब में डिवाइड करोगे तो इसका 1 इसका 1 इसका हाफ आ जाएगा। फिर एक्चुअल में इसका मास इसका मोल कितना गिवन कितना कैलकुलेटेड है, हाफ मोल। तो इसका हाफ मोल जब रिएक्ट करेगा तो इसका हाफ बनाएगा, इसका 1/4 मोल बनाएगा। अब मेरे पास SO2 का अगर मोल आ गया तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से वेट क्या आ जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। SO2 का मोल आ गया हाफ, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64, तो ये कितना आ जाएगा 32 ग्राम। अब मुझे O2 का वॉल्यूम पूछा है, तो इसका मोल क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो मैं यहाँ से वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूँ, यह आएगा मोल इंटू 22.4। O2 का मोल कितना आया मेरे पास 1/4 इंटू 22.4, तो ये कितना आ जाएगा 5.6 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 5.6 लीटर। तो अपन ने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया तो भी वही 32 और 5.6 आ रहा है। जब अपन ने लॉ ऑफ मोल अप्लाई करके सॉल्व किया तो भी 32 और 5.6 ही आ रहा है। तो आप कैसे भी सॉल्व करें आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से अपन लॉ ऑफ मोल अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इसके बाद में अगला पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है परसेंटेज प्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100। एक्चुअल मास कहाँ से आएगा, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन। और ये थ्योरेटिकल मास कहाँ से आएगा, इसे अपन कैलकुलेटेड मास भी बोल सकते हैं। ये जो अपन मोल कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करके इनका जो मास कैलकुलेट करते हैं ना, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, तो वहाँ से अपन इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं तो आप देखें, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक, हाँ जी बच्चों, तो परसेंटेज प्योरिटी ये होता है एक्चुअल मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक पेन है, पेन का मास है 10 ग्राम। अब ये नीचे मिट्टी में गिर गया तो 5 ग्राम इस पर मिट्टी लग गई, तो टोटल मास कितना हो गया 15 ग्राम। 10 ग्राम एक्चुअल मास था, 5 ग्राम मिट्टी लग गई तो टोटल मास कितना हो गया 15। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी, एक्चुअल मास है पेन का 10 और टोटल मास है सैंपल का। टोटल मास वो होता है जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों मास प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअल मास ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे थ्योरेटिकल टोटल मास 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 10/15 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करके अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा, ठीक है। अब देखो, मुझे जो कैलकुलेशन की जाती है वो हमेशा एक्चुअल मास से की जाती है, कैलकुलेशन हमेशा एक्चुअल मास से की जाती है, ठीक है। नोट कर लेना इस बात को, कैलकुलेशन
will calculation will be done always by actual mass. कैलकुलेशन विल बी डन ऑलवेज बाई एक्चुअल मास. ठीक है, तो अब देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का एक्चुअल मास कितना आ जाएगा. एक्चुअल मास कितना आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है. जो उसका टोटल मास है कैल्शियम कार्बोनेट का, अरे बेटा उसमें प्योरिटी कितनी है, प्योरिटी तो केवल 50% ही है. यानी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो 50% ही है, बाकी 50% क्या है, बाकी 50% तो उसमें बाकी अदर चीज़ें हैं. ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में मान लो एल्यूमिनियम हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो टोटल मास का अगर मैं 50% कैलकुलेट कर लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, एक्चुअल मास आ जाएगा. टोटल मास इसका दे रखा है 50 ग्राम. 50 ग्राम का 50% कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25 ग्राम. इस तरह से मैं इसका 25 ग्राम कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक है, ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका एक्चुअल मास कैलकुलेट कर लिया. अब अगर मेरे पास एक्चुअल मास आ गया तो अब मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. इसका एक्चुअल मास आ गया 25 ग्राम. इसका मास पूछा है और इसका मास पूछा है. तो अब तो सिंपल है, इन पे क्या अप्लाई कर लो, लॉ ऑफ मोल अप्लाई कर लो. तो यह आ जाएगा मोल कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1. यह आ जाएगा मोल कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन 1. सिमिलरली मोल कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 मोल CO2 अपॉन 1. तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल ये क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसका मास गिवन है. कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास ही पूछा है, तो मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो इसका मास कितना है 25. कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100 इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना, यही तो कैलकुलेट करना है, अपॉन इसका मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16. ये क्या आ जाएगा 56. जैसे इन दोनों पे किया वैसे इन दोनों पे कर लेते हैं. मोल को लिखा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल को लिखा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का एक्चुअल मास आ गया 25 अपॉन 100. इसका आएगा वेट ऑफ CO2 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 44. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से अब इसे सॉल्व कर लो. ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स. ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया 1 और 4 14 टाइम्स. तो डब्ल्यू कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 ग्राम. ये आ जाएगा 14 ग्राम. सिमिलरली अगर मुझे इधर कैलकुलेट करना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम, 4 से 44 जाएगा 11 टाइम्स. तो यहाँ से WCO2 ये कितना आ जाएगा 11 ग्राम आ जाएगा. कितना 11 ग्राम. ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. तो क्वेश्चन लिखिए सभी. when 10 gram CaCO3 sample is heated, when 10 gram calcium carbonate sample is heated, then 4 gram calcium oxide is obtained.
calcium oxide is obtained. Find percentage purity. Find percentage purity of calcium carbonate sample. Percentage purity of calcium carbonate sample. ठीक है, चलो। तो ये अपन ने 7th-8th क्लास में देखा है। जो अपने को नहीं पता होता अपन उसे कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल इज इक्वल टू X%। परसेंटेज प्योरिटी कितनी है? X%। तो अब मेरे पास W कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एक्चुअल मास कितना आ जाएगा? इसका एक्चुअल मास कितना आ जाएगा? जो सैंपल का मास है W सैंपल, इसका X%। तो सैंपल का मास कितना है? 10। इसका X% कितना होगा? X/100। तो ये कितना आ जाएगा? X/10। ये कितना आ जाएगा? X/10। ठीक है ना? तो अब मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा। इसका मेरे पास X/10 ग्राम आ गया। ये क्या आ गया? इसका एक्चुअल मास। और इसका मुझे ये बना 4 ग्राम। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पर लॉ ऑफ मोल अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मोल कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 और मोल कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन 1। तो इसका मोल कैसे? अब इसका मास पता है, इसका मास पता है। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? X/10। और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 100। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है? 4। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16। 40 और 16 कितना होता है? 56। अब इसे अपन सोल्व कर ले तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 14 टाइम्स। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 14 टाइम। तो x कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1000/14। 1000/14 ये कितना आ जाएगा? 14 7 जा 98 होता है। 2 इधर गया, फिर 1 बचा, फिर 6 बचा। तो 71.5%। 71.5% इसके अराउंड अपने पास में। तो ये मास परसेंट आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो नहीं पता होता उससे अपन कुछ अज्यूम कर लेते हैं। अब मान लो, ठीक है ना? तो 10 ग्राम मुझे सैंपल का मास पता था, उसकी परसेंटेज प्योरिटी पता पूछी है। तो अपन ने परसेंटेज प्योरिटी अज्यूम कर ली X% सॉरी। तो एक्चुअल मास निकाल लिया सैंपल का, X% एक्चुअल मास आ जाएगा। क्योंकि जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो किससे करेंगे? वो तो एक्चुअल मास से करेंगे। क्योंकि बाकी जो कचरा है, जैसे उसमें एल्यूमिनियम, सल्फर, फॉस्फोरस जो भी है, उनसे थोड़ी ना कैल्शियम ऑक्साइड मिलना है। इसलिए कैलकुलेशन हम हमेशा एक्चुअल मास से करेंगे। तो सैंपल का मास 10 ग्राम था, उसकी परसेंटेज प्योरिटी X% है। तो एक्चुअल मास आ जाएगा सैंपल का X%। तो ये X/10 आ गया। बाकी अपन ने सोल्व कर लिया। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हेन सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन है, व्हेन सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट 80% प्योर is heated, then 11.2 liter
CO2 gas is obtained at STP. It is obtained at STP. Find mass of magnesium carbonate सैंपल। अब मुझे इसका मास कैलकुलेट करना है, मुझे इसका इनिशियल मास कैलकुलेट करना है, इम्प्योर मास। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो नहीं पता होता अपन उसे कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज x ग्राम। ठीक है, मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल इज x ग्राम। अभी तो मेरे पास सैंपल का मास है, तो W मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्चुअल, ये कितना आ जाएगा? W सैंपल इसका 80%, क्योंकि 80% ही प्योर है, तो एक्चुअल मास तो उसका 80% ही होगा, बाकी 20% तो उसमें कचरा होगा। सैंपल का मास अपन ने 80x मान लिया, यह आ जाएगा 80/100, तो ये कितना आएगा? 0.8x आएगा, 0.8x। अब मुझे क्या गिवन है? मैग्नीशियम कार्बोनेट जब इसे हीट करें तो इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब इसका मास मेरे पास कितना आ गया? 0.8x, और इसका 11.2 लीटर मुझे STP पर गिवन है। तो इन दोनों के बारे में पता है, तो इन दोनों पर क्या अप्लाई कर लेते हैं? लॉ ऑफ मोल अप्लाई कर लेते हैं। मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल CO2 अपॉन 1। अब इसका मोल कैसे कैलकुलेट करूं? अगर इसका मास पता है तो ये आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और CO2 का वॉल्यूम पता है तो ये आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना आ जाएगा? 0.8x। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करें तो मैग्नीशियम का होता है 24, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है 16 × 3। तो ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया 11.2 अपॉन 22.4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। तो 0.8x इज इक्वल टू 24। देखो ये 48 हो जाएगा, 48 में 12 ऐड करोगे 60 हो जाएगा, 60 में 24 ऐड करोगे 84 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में? 42 आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 42 अपॉन 0.8, 42 अपॉन 0.8 मतलब 420 अपॉन 8 आ जाएगा। अब 420 में अगर आप 8 का डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 5 ज़ा 40, 2 इधर गया, 8 2 ज़ा 16.5। तो मेरे पास में सैंपल का मास कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ गई, और x क्या माना था अपन ने? मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल का मास। तो क्या आंसर आ गया? 52.5 आ गया। तो इस तरह अपन परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है परसेंटेज यील्ड। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है परसेंटेज यील्ड। अब आप देखें परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज यील्ड किसके लिए डिफाइन होती है? प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि मिलता कौन है? प्रोडक्ट। और परसेंटेज प्योरिटी किसके लिए डिफाइन होती है? परसेंटेज प्योरिटी डिफाइन होती है रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट। तो प्योरिटी आएगी रिएक्टेंट के लिए, यील्ड आएगी प्रोडक्ट के लिए।
तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है? एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन theoretical mass of product मल्टीप्लाई बाई 100। अब एक्चुअल मास कहाँ से आएगा? ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन। और थ्योरेटिकल कहाँ से आएगा? वी कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। ये क्या आएगी? कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हेन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is heated, then 40 ग्राम 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड is obtained, 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड is obtained. Find percentage yield, find percentage yield of कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब आप देखें, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड आएगा और CO2 आएगा, ठीक है। तो इसका मेरे पास में 50 ग्राम गिवन है, इसका मेरे पास में 20 ग्राम, ठीक है। ये 20 ग्राम जो गिवन है तो थ्योरेटिकल मास गिवन है, एक्चुअल मास गिवन है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का मास मुझे पता है, मैं इन दोनों पर लॉ ऑफ मोल अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मोल कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन 1। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल कितना आ जाएगा? अगर इसका मास पता है तो वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट, और कैल्शियम ऑक्साइड का भी आ जाएगा ग्राम अपॉन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन है 50, इसका ग्राम मोलिकुलर वेट कितना आएगा? 100। यहाँ से मैं कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास मुझे मिलना चाहिए वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। अपॉन आ जाएगा 56, तो इससे कैंसिल आउट करूँगा ये 2 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट करूँगा ये 28 आ जाएगा। तो W कैल्शियम ऑक्साइड ये आया 28 ग्राम। ये तो क्या है? कैलकुलेटेड मास है, कैलकुलेटेड मास कि इतना मुझे मिलना चाहिए। अब अगर अब देखो, इतना मिलना चाहिए लेकिन मिल कितना रहा है? केवल 20 ग्राम। इसका मतलब थोड़ा कम मिल रहा है, तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड आ जाएगी W कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक्चुअल मास यानी प्रोडक्ट का एक्चुअल मास कितना मिल रहा है, अपॉन W कैल्शियम ऑक्साइड थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका एक्चुअल मास कितना है? एक्चुअल मास तो क्वेश्चन में गिवन है 20, जबकि आना कितना चाहिए? 28 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसे अपन सोल्व कर लेंगे। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 500 अपॉन 7, 500 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 1 उधर जाएगा, 7 1 जा 7 बचा 3, फिर आ जाएगा 4, तो 71.4%। तो इसकी यील्ड कितनी है? 71.4%, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्चुअल मास क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से अपन
थ्योरेटिकल टोटल मास कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से अपन परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन परसेंटेज यील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।